नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डीग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। विवैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, विवैश्वीकरण और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डीग्लोबलाइजेशन या फिर विवैश्वीकरण को डिफाइन करेंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और अंत में हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी पर। तो सबसे पहले अगर हम डीग्लोबलाइजेशन की बात करें, ठीक है, विवैश्वीकरण की बात करें, तो उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझेंगे ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है हमारा जो है म्यूचुअल डिपेंडेंसी, ठीक है, एक दूसरे जो नेशंस हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, कई तरीके से डिपेंडेंसी होती है, ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एफडीआईज के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी जो म्यूचुअल डिपेंडेंसीज हैं इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो अब डीग्लोबलाइजेशन क्या है? डीग्लोबलाइजेशन होता है कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव होते हैं उसमें हम गिरावट देखते हैं, ठीक है, रिवर्सल और डिक्लाइन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहाँ पे जो है हम लोग म्यूचुअल डिपेंडेंसी देख रहे थे तो डीग्लोबलाइजेशन में हम क्या देखेंगे, रिडक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे नेशंस के ऊपर, उसमें हम लोग को कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशंस। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो एफिशिएंसी को ये जो है संदर्भित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, डीग्लोबलाइजेशन में क्या है, यहाँ पर जो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिलती है। जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स होती हैं, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो होती हैं उसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डीग्लोबलाइजेशन, अगर हम बिल्कुल बॉटम लाइन में बात करें तो डिक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो नेशन के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है और जो हमारे जो नेशंस के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है, जो एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दुनिया भर के विभिन्न देशों के बीच अन्योन्याश्रयता और एकीकरण को कम करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकीकरण जो हो रहा है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी जो नेशंस होते हैं वो राष्ट्र पहले, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी नीतियों का, ऐसी व्यापारिक और ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाती हैं जिसमें कि वो अपने नेशंस फर्स्ट पॉलिसी अपनाती हैं, जिसमें कि वो अपने राष्ट्र हित को सबसे आगे रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती हैं, जितनी भी जो कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत तरीके जो हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। जैसे कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि ट्रेड जो होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, ठीक है। इंपोर्ट कम किया जाता है और यहाँ पे जितने भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ
जो है के साथ साथ जो है लोगों का जो आवाजाही होती है, लोगों की जो माइग्रेशन होती है, उसको भी यहाँ पर जो है वो कम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए या फिर यूके की, तो उन्होंने बहुत तरीके से जो है वीज़ा पॉलिसीज़ जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है ताकि बाहर के लोग जो है वहाँ पर नहीं आ सकें। तो यहाँ पे जो लोगों की जो माइग्रेशन है उस पर भी जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो भी नेशंस होती हैं, जो भी कंट्रीज़ होते हैं, वो बहुत तरह के जो है टैरिफ कंट्रोल्स, टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, क्वांटिटेटिव बैरियर्स लगाते हैं कि इतना ही सामान जो है किसी देश से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स हैं, वो सब लगाते हैं ताकि जो है अपनी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर लोकल इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर सकें, और साथ साथ जो है इम्पोर्ट्स जितने भी होते हैं, आयात जो भी है, उसको और ज़्यादा महंगा कर सकें। उस आयात महंगा होगा तो यहाँ के जो लोग जो है लोकल जो सामान है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि हम लोग जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो पिछले कुछ 5 सालों में जो इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ्स थे वो करीब 33% तक इंक्रीज़ हो गए हैं। FDI लेवल्स में जो है डिक्रीज़ देखा जा रहा है। ठीक है, तो जो दूसरे जो कंट्री से जो FDI जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है दूसरे नेशन में, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो है माइग्रेशन जो है, लोगों की जो आवाजाही जो होती है, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स हैं जो कि हमें डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है हमें जो है इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ब्रेक्सिट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो है जो हमारी जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो भी बहुत तरीके से बदल रही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ने जो है यूएस से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो तरह तरह की जो है यहाँ पे जो है माइग्रेशन में जो है वीज़ा जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है, वीज़ा के लिए जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे कि जो माइग्रेशन है या फिर इमिग्रेशन है उस पर बहुत तरीके से जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग किसी न किसी रूप से जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि डी ग्लोबलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलिज्म एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। लोक लुभावनवाद और सत्तावादी शासन का जो है वो यहाँ पे विकास हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि बहुत सारी जो है कंट्रीज जैसे कि यूरोप है, यूएस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ की जो सत्ता है वो क्या कर रही है, वो वहाँ पे ये यहाँ का जो ग्लोबलाइजेशन जो पूरा प्रोसेस है इसको अपोज कर रही है। ठीक है, इसको अपोज कर रही है। जितनी भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके रोल को, ठीक है, उनकी जो भूमिका है उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ब्रेक्सिट है, ब्रेक्सिट के बाद से जैसे पोलैंड और हंगरी में जो है यहाँ पे पॉपुलिस्ट जो नेशंस हैं वो देखे गए हैं। ठीक है, पॉपुलिस्ट जो सत्ता है वो देखी गई है। तो यहाँ के लोगों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यहाँ के लोगों को जो है वो लोग अपने लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो इंटरनेशनली जो इतना भी ट्रेड हो रहा है या फिर जो लोग जो वहाँ पे लोगों का मूवमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूएसए जो है वहाँ पे स्ट्रिक्ट वीज़ा रेजिम्स लेकर के आया है। इसके साथ तो उससे क्या होता है, इससे जो है माइग्रेशन जो है वो पूरा कंट्रोल होता है, जिससे कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अमेरिका और चीन के बीच जो आर्थिक प्रतिद्वंदिता है उसकी वजह से भी जो यहाँ पे डी ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंटी चाइनीज़, ठीक है, हम लोग जो एंटी चाइनीज़ जो सेंटिमेंट्स हैं,
ठीक है, एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स हैं, एंटी चाइनीज़ जितनी भी जो पॉलिसीज़ है कि वहाँ से ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एंटी चाइनीज़ ट्रेड इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में जो अपनाई गई थी, वो अब जो बाइडेन का जो रेजीम है उसमें जो है ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड कोल्ड वॉर में जो है वो तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से जो है हम लोग डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीकेंड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी कमज़ोर भूमिका का बहुत हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है उनकी पूरी जो भूमिका है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भूमिका पैंडेमिक को रोकने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बताई जा रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो भूमिका है पूरे जो ग्लोबल ट्रेड के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे उसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है। यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके जो कमज़ोर जो भूमिका हो रही है उसकी वजह से भी जो जितने भी जो नेशंस हैं उनको लग रहा है कि उनके जो नेशन के इंटरेस्ट जो हैं उनको खुद ही जो है वहाँ पे सिक्योर करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं लॉकडाउन ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था वहाँ पर तो जो है इसके बाद से डीग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ये पैंडमिक की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से जो लोग जो हैं, जितने भी जो नेशंस हैं वहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उस पर जो लोगों ने बोला कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से कभी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम लोग जो है वहाँ पे दूसरे नेशन पे उस टाइम पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। और मेनली वो भी एसेंशियल्स के लिए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि चाइना की बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड है, तो वहाँ पे जो है मेडिकल सप्लाईज़ के लिए जो है हम लोग किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो इवन एसेंशियल्स जो है उस पर हम दूसरी कंट्रीज़ के लिए जो है वहाँ पे हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब पैंडेमिक हुआ तो बहुत सारे लोगों की जो है जॉब लॉस हुई। ठीक है, जॉब लॉस हुई। उसके बाद जो है यहाँ के जो नेशंस हैं वो अपने लोगों को जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पैंडेमिक के बाद से। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है हमें लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इसकी वजह से भी जो है डीग्लोबलाइजेशन जैसी समस्या जो है वो उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि जो भी कि जब ये जब ये पैंडेमिक हुआ था तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ जो थी, इंटरनेशनल कंपनीज़ या फिर MNCs जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन की। ठीक है, तो अमेज़ॉन की जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुई थी ड्यूरिंग पैंडेमिक, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बिटवीन कंट्रीज़ और विद इन कंट्रीज़ दोनों ही तरीके से। तो ये कुछ कारक हैं जो कि हमें डीग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसका इंडियन सोसाइटी पे या फिर भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में जो है हमें कमी देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ जब हम मूव होंगे, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जिसकी कि जो बाहर से जो है जिसके ट्रेड रिलेशंस नहीं होते। जब हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ जो है अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होंगे। एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होंगे तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो अभी इंडिया में हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट जो है उसको हम लोग लूज़ कर रहे हैं, जिसका जो यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर भी नेगेटिवली उस पर भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है जिसकी वजह से जो है जब हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जॉब्स को खोएंगे और उसके साथ साथ जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो है हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत हद तक जो है वो उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं माइग्रेशन या फिर प्रवास पे भी जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वीज़ा रेगुलेशंस लगाए गए हैं अन्य जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, तो जिसकी वजह से जो लोग माइग्रेट करते हैं जॉब्स के लिए या फिर एजुकेशन के लिए उस पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो लोगों की जो मोबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगी। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नौकरी के अवसरों में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ब्रेक्सिट के बाद से, ठीक है, ब्रेक्सिट के बाद से जो है यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि EU और जो यूके जो है उनके बीच में, ठीक है, करीब $80 बिलियन का सालाना जो है ट्रेड डील में जो है वो हमें कमी देखने को मिलती है। तो अगर ट्रेड नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है तो उससे लोगों की जो है जॉब को भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो वुमेन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो स्किल्ड लेबर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है जॉब करते हैं तो वो भी बाहर जाके जो है वो जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो जैसे अभी अलग अलग कंट्रीज़ में जाके जो है जॉब कर सकते हैं तो उनको जो है उनको वहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो है जॉब लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देखते हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता जो है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्या है बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो अपने घर पे कुछ पैसा वापस भेजते हैं जिसको कि हम लोग रेमिटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रेमिटेंसेस में जो है कमी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, लोगों का जो है लोगों के पास पैसे कम होंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, क्योंकि उनके पास जो है वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं डीग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है, वो कंपटीशन जो है ग्लोबल मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगा। कंपटीशन कम करेगा तो क्या होगा, प्राइस राइज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्राइस राइज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा और उनमें जो है और ज़्यादा जो है जो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो जब प्राइस राइज होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें फर्दर जो है सिविल अपराइजिंग या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या है, अभी तो हम लोग जो है कई जगह बाहर से जो है फूड इम्पोर्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर अगर हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो इम्पोर्ट है उस पर जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पल्सेस की, तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है पल्सेस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो लोगों की जो पल्सेस की डिमांड है इंडिया में उसको हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है खतरा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल अभी तक सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, वो इंडोनेशिया से आता है, लेकिन इंडोनेशिया ने जो है अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से जो पूरा जो ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई होती थी पाम ऑयल की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल है उसके भी जो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम वीट का एग्जांपल लें, ठीक है, वीट का एग्जांपल लें तो वीट का जो है जो यूक्रेन जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है और यूक्रेन और यूएसए के
यूक्रेन और रशिया के जो वॉर है उसके बाद से जो है यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल या फिर ग्लोबल लेवल पे जो वीट का जो सप्लाई होता था उस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो है डीग्लोबलाइजेशन जो है हमारे फूड सिक्योरिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बाद हम देखेंगे थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे जितने भी जो नेशंस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो होता है वहाँ से वो जो है वो वहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो है जो इंटरनेशनल जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी जो है उसको वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे इकोनॉमिक रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी पर भी हमारे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंडिया के पास जो है अभी बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, तो जब ये टेक्नोलॉजी को में जब हम लोग और ज़्यादा जब लिमिटेड हो जाएगा, जो नॉलेज शेयरिंग जो है, ठीक है, जो अभी हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयरिंग जो है अगर वो और ज़्यादा कम हो जाएगी तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उस पर हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि जो है हमारी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उस पर जो है वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ पाएंगी, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए जो नई टेक्नोलॉजी हमें जो अपनाने की ज़रूरत है वो हम लोग को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो है हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ के लोग जो स्किल अपग्रेड करने के लिए बाहर जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो है वो अपनी स्किल अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑयल एंड पेट्रोलियम का, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, तो हमें जो है यहाँ पर ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या विंड और सोलर एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विंड और सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी भी बहुत है, लेकिन इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, उसके लिए हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और चाइना के साथ हमारे बढ़ते मतभेद जो हैं उसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उस पर भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं होगी, यहाँ पे जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के बीच में जो है कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो इंटरनेशनल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स जैसे जो है यहाँ पे इंस्टेंसेस जो हैं वो हमें और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो सर्विस है या फिर लेबर है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लोगों का जो एजुकेशन और जॉब की वजह से जो बाहर जाते थे, जितना भी जो हमारा सर्विसेज में एक्सपोर्ट होता था, उन सभी पे हमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, ड्रग एक्टिविटीज़ है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, साइबर क्राइम्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक से डील करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, ठीक है, हम लोग को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक इंटरकनेक्टिविटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है टुडेज़ वर्ल्ड में, टू डील विद लाइक दीज क्राइम्स और या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी ग्लोबल लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए हमारे को जो है ग्लोबलाइजेशन का जो है
बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पर हमारे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन इंडिया। भारत में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर प्रवर्तन निदेशालय के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो अगर हम समझें इसकी हिस्ट्री एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 मई 1956 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में हुई थी। ठीक है, एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में हुई थी जिसका कि काम था जितने भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के प्रोविजंस का अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके 2 ब्रांचेस थी जो कि मुंबई और कोलकाता में थी। अभी फ़िलहाल इसके जो है 5 रीजनल ऑफिसेस हैं। ठीक है, 5 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे हेड कौन करता है? स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट जो है यहाँ पे इनको हेड करते हैं इन रीजनल ऑफिसेस को। तो अब हम आगे बढ़े तो हम इसकी अगर और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1957 में, मतलब कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के 1 साल बाद, ठीक है, इसका नाम बदल के जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया था। जब ये सेटअप की गई थी तो ये एक एनफोर्समेंट यूनिट थी, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया था। और ये इसको जब बनाया गया था 1956 में, तो ये कार्य जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत जो है वो करती थी, क्योंकि इसका कार्य क्या था कि फेरा 1947 के जितने भी प्रोविजंस हैं उसके उल्लंघन अगर कोई भी होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन 1960 में, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हटा के जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसको दे दिया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है वो काम करती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, कॉम्पोजिशन इसके जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो मैन पावर होती है वो कहाँ से आती हैं। इसमें कुछ तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और कुछ बाकी जो है कई एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके जितने भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ से जो है उनको डेपुटेशन पे करके जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रखा जाता है। तो वो कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गए। तो यहाँ के जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है डेपुटेशन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंतर्गत भी रखा जाता है। अगर इनके हम टेन्योर की बात करें तो 2 साल तो इनका फिक्स्ड टेन्योर है, लेकिन इनको 3 एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पे 2021 में, नवंबर 2021 में जो है प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे, जिसमें कि उन्होंने ये प्रोविज़न किया था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनका जो टेन्योर जो है वो 3 साल तक 3 बार जो है एनुअल एक्सटेंशन, ठीक है, एक बार में जो है 1 ही साल जो है बढ़ाया जाएगा, ऐसे जो है 3 साल का उन्हें जो है एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आखिर उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आखिर उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेमा एक्ट 1999 की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फेमा एक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जितने भी जो लॉज रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड से, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड से या फिर जितना भी जो एक्सपोर्ट पेमेंट्स जो होता है या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो सारा जो है वो प्रोविजन
प्रोविजंस जो है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कार्य होता है कि जितने भी जो सस्पेक्टेड वायलेशन है फेमा 1999 के प्रोविजंस के, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। जितनी भी जो इसके अंतर्गत जितनी भी जो इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, उसको डेवलप करना, और जितनी भी जो अदर एजेंसीज हैं, जितनी भी जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुई है, उसको अलग अलग जितनी भी एजेंसीज जो हैं उन वहाँ तक पहुँचाना। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती है, डेवलप की जाती है, और जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग एजेंसीज तक जो है वो पहुंचाई भी जाती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे सारी के अगर कोई भी जो है यहाँ पर जितने भी जो वायलेशन होता है प्रोविज़न का, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वहाँ पे जो है उन केसेस को जो है एजुकेट भी किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी जो केसेस हैं फेरा 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 से रिलेटेड, फेमा 1999 से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करना, और उसके बाद जो है अगर वहाँ पे कन्विक्टेड पाया जाता है वो लोग एक्यूज्ड, तो उनकी जो है पेनल्टी क्या होगी, उनकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है, उसको भी जो है वहाँ पे वो बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें तो इसके अंतर्गत मतलब कि जो ईडी जो होता है, ठीक है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, तो उसका कार्य क्या होता है, पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं उसको एनफोर्स करना, ठीक है। उसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की है। और यहाँ पर अगर इसमें कोई भी उल्लंघन पाए जाते हैं इसके प्रोविज़न के, तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन का कार्य भी जो है वो ईडी का ही होता है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी मतलब जो भी एक्यूज्ड है तो उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पे अटैच करना, या फिर जो है उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का कार्य भी जो है वो किसका होता है, वो ईडी का ही होता है। तो अगर हम समझें कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है, उसके अंतर्गत ईडी की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 16 और सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 जो है पीएमएलए का, ठीक है, उसके बारे में अगर हम देखें तो सेक्शन 16 कहता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो है ईडी जो है वो किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसको सर्च कर सकता है, ठीक है, उसको सर्च कर सकता है। जितने भी अगर कोई भी एक्यूज्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे जाके वो सर्च कर सकता है। और सेक्शन 17 कहता है, ठीक है, कि वहाँ पे जितने भी जो पैसे हैं, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको जो है वो सीज कर सकता है, ठीक है, सर्च कर सकता है और उसको सीज कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 16 और जो सेक्शन 17 जो है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है, ठीक है। संपत्ति या फिर धन या फिर दस्तावेजों की तलाशी करना और उसकी जो है वहाँ पे वो उसको जब्त भी करने का कार्य करता है। इसके बाद अगर जो है वो जो है एक्यूज जो है, अगर उसको जो है उसका अगर पाया जाता है कि वो जो है वो अगर उसका जो क्राइम है, ठीक है, अगर वो जो है साबित हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसके पास ईडी के पास पावर ऑफ अरेस्ट भी होता है, ठीक है, पावर ऑफ अरेस्ट भी होता है, जो कि सेक्शन 19 में दिया गया है ऑफ पीएमएलए एक्ट, ठीक है, 2002। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 50 की, जो कि पीएमएलए क्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है ईडी, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, वो किसी भी प्रॉपर्टी की जो है वो तलाशी ले सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी हो उसको वो समन किया जाए, उसको बुलाया जाए क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है।
तो वो जो है वो बिना उसको बुलाए भी जो भी पर्सन इन क्वेश्चन है वो वहाँ पर जाके उसकी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे उसके बाद अगर जो है अगर वहाँ पे जो अगर उसने लगता है कि जो है किसी जो है जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करना है, तो अगर अरेस्ट किया जाता है किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसके बाद जो है 60 डेज़ के अंतर्गत, ठीक है, 60 डेज़ के अंदर जो है उसको अपनी एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जिसको कि हम लोग एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनको जो है चार्जशीट वहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। और अगर अगर उसमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया है, तो जितनी भी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है या फिर कन्फिस्केट की गई है, ठीक है, तो उसको भी जो उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो भी 60 डेज़ में जो है वहाँ पे जो है देनी पड़ती है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी है इन क्वेश्चन, जो भी प्रॉपर्टी ऐसी संदिग्ध प्रॉपर्टी है कि जो भी PMLA के ऑफेंस के अंतर्गत आती है, तो वो किसी भी तरीके से उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उन सब को कि देख मतलब इन्वेस्टिगेशन या फिर वो जो है उसको देखता कौन है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 की। तो अगर कोई भी फेमा, ठीक है, फेमा 1999 का जो है उल्लंघन होता है, या फिर जितनी भी जो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए जितने भी जो प्रिवेंटिव किसी व्यक्ति के प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी रिकमेंडेशन जो है वो ED ही करता है। इसके बाद हम बात करेंगे FEOA मतलब कि फ्यूजिटिव एंड ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ठीक है, इसको 2018 में लेकर के आया गया था, और हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ गए हैं, हाई प्रोफाइल जो ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो कि भारत छोड़ के जो है दूसरे कहीं कंट्री में जाके जो है वो बस जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए, ठीक है, ऐसे केसेस के लिए जो है फ्यूजिटिव एंड ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लेकर के आया गया था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी जो हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं वो इंडिया जो है वो छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ताकि जितने भी जो इंडिया के लॉज हैं, ठीक है, उससे वो बच सकें। तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो फ्यूजिटिव एंड ऑफेंडर्स एक्ट को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, वो ED की ही है। और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर जो है ED जो है, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जो भी जो ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम या फिर कन्फिस्केट करने का काम जो है वो ED का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है confiscation of properties of economic offenders who have escaped India and taking shelter in foreign countries। ठीक है, वो बाहर जाके जो है वो शरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो है यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि जितने भी जो फ्यूजिटिव्स हैं तो उनके केसेस को की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ED ही करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीरव मोदी है, ललित मोदी है, विजय माल्या है, ठीक है, तो उन सब के जो एक्सट्रेडिशन का जो भी एक्सट्रेडिशन जो है उसको भी इनिशिएट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो ED की ही होती है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ED है उसका कार्य क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं, ठीक है, उन सारे केसेस में इन्वेस्टिगेट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका कि कार्य होता है जितने भी जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना और जितने भी जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसमें बहुत सारे इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, उसमें बहुत सारी जो है लिमिटेशंस भी देखी गई हैं, बहुत सारी जो है इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज भी देखे गए हैं।
सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इनके जितने भी जो पूरी जो जितनी भी जो कार्यकारिणी है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। जितनी भी जो जितनी भी ये जब एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है एक इंटरनल डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में जो है वो देखा जाता है, और जो भी एक्यूज्ड होता है उसको उसकी कॉपी जो है वो नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो अपने मन मुताबिक जो है या अपनी एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको फाइल करते हैं, जिसमें कि क्लैरिटी बहुत कम है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और कौन कौन से केसेस जो है ईडी द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, उसमें भी जो क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद हम देखते हैं वर्क्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र में ही जो है ये काम करता है। तो जितने भी जो इनके जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो होता है वो विद इन इंडिया ही हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रेडाइट करना है तो वो जो है वो प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, लेकिन जो है वहाँ पे वो उसमें कितना टाइम लगता है वो तो मतलब कि उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे जो इनके जो पूरा जो एरिया ऑफ वर्क है वो विद इन इंडिया ही, और बहुत सारे जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऐसे भी हैं जो कि देश छोड़ के जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी इनकी जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कैन नॉट टेक एक्शन ऑन इट्स ओन, ठीक है। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ये अपने आप से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई जो है ऑफेंस जो है लोकल पुलिस द्वारा, ठीक है, लोकल पुलिस द्वारा जब भी कोई केस जो है रजिस्टर किया जाता है लोकल पुलिस स्टेशन में, और वो क्राइम जो है उस क्राइम में जो है यहाँ पर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा अगर जो है यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, तब वहाँ पे ही जो है वो ईडी जो है वो आता है, उसका जो है कार्य क्षेत्र शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ही जो है ईडी का काम शुरू होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी सर्च कर सकता है, ठीक है, वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकता है, डॉक्यूमेंट सर्च करना है, डॉक्यूमेंट सीज करना है, मनी सीज करना है, उसके बाद ही जो है वो ईडी का कार्य होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जैसे कि अगर हम सीबीआई की बात करें, सीबीआई या फिर लोकल पुलिस की बात करें, तो वो खुद से जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जो है या फिर चार्जशीट जो है वो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ईडी, ठीक है, ईडी ऐसा नहीं कर सकता। पहले जो है सीबीआई या फिर जो स्टेट पुलिस है, ठीक है, वो रजिस्टर करेगी किसी भी ऑफेंस को, पहले वो रजिस्टर करेगी स्टेट पुलिस या फिर सीबीआई जो है वो रजिस्टर करेगी केस को, उसके बाद ही जो है ईडी का जो है कार्य शुरू होता है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी रिपोर्ट, ठीक है, अपनी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है वो फाइल करता है। तो इसके पास जो है अपनी कोई भी पावर नहीं है, अपने खुद से जो है वो कोई भी जो है एक्शन जो है वो नहीं ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाल ही में जो है यहाँ पे देखे गए हैं कि बहुत सारे जो है केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। ऐसा अक्सर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है सीबीआई पे या फिर हम कह सकते हैं ईडी पे कि जो भी ऑपोजिशंस के जो लीडर हैं उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा ईडी के केसेस या फिर सीबीआई के केसेस जो हैं हाल ही में जो है वो फाइल किए जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से भी जो है ये बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मिसयूज़ ऑफ पीएमएलए, ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसने भी हाल ही में जो है यहाँ पे वो केसेस की सुनवाई कर रहा है कि जितने भी जो पीएमएलए के जो केसेस हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। इसका जो है ऑर्डिनरी क्राइम्स में भी, ठीक है, ऑर्डिनरी क्राइम्स में भी जो है पीएमएलए के अंतर्गत जो है उसको जो है उसका इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जैसे कि नारकोटिक्स या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे जो है जिससे कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीएमएलए का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करें तो एक गवर्नमेंट डेटा के जो है हिसाब से, ठीक है, 2005
2005 से लेके 2014 तक जितने भी केसेस फाइल किए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा, उसमें से एक भी केस जो है उसमें जो है वो कन्विक्टेड नहीं पाया गया है कोई भी, ठीक है। और यही अगर हम 2014 से लेके 2022 तक के केसेस देखें तो टोटल जो है 888, ठीक है, 888 केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं, जिसका कि कन्विक्शन रेट कितना है कि केवल 23 केसेस में ही जो है यहाँ पर सज़ा हुई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% से भी कम है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है मैन पावर जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो डिले होता है, और जितने भी जो है वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइमली मैनर में नहीं हो पाती, जिससे कि जो अभियोग है या फिर प्रोसिक्यूशन है उसमें भी डिले होता है। तो इसमें आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। तो इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो है यहाँ पे कोई भी जो है इसको अपनी तरीके से यूज़ ना कर सके। जिस तरीके से जो है इसको आजकल पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, तो पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। इसमें जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सीधी भर्ती होनी चाहिए, डेपुटेशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और जितने भी जो रिक्रूटमेंट्स हों उनकी जो है अलग से जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि इस तरीके के केसेस को जितने भी जो लोग हैं इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए उनको ट्रेन किया जा सके। ईडी को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो है वो इंडिया के बाहर भी जो है इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक तो ये जितने भी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और ये 2 लॉज को इन्फोर्स करता है। सबसे पहले क्या है, फेमा, और जो कि एक सिविल लॉ है, और उसके बाद है PMLA जो कि एक क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट आर इट्स वेरियस इफेक्ट्स, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद दिस प्रॉब्लम इन इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर धन शोधन क्या है, इसके विभिन्न प्रभाव क्या हैं, भारत में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या फिर इसको कहते हैं काले धन को वैध बनाना, या फिर हम कह सकते हैं धन शोधन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जो पैसे जो हैं या फिर जो है जब भी कोई धन जो है वो प्राप्त किया जाता है, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि धन शोधन जो है वो होता क्या है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है काला धन को जो है वैध बनाने से। तो जितना भी जो धन प्राप्त किया जाता है इल्लीगल मीन से, ठीक है, इल्लीगल मीन से या फिर इलेजिटिमेट सोर्स से जितना भी जब धन प्राप्त किया जाता है, उसको किस तरीके से जो है यहाँ पर उसको वैध बनाया जाए, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, कि उसका जो ओरिजिन जो है वो दिखाया जाता है कि ये हमें लीगल मीन्स से ही आया है या फिर वैध स्रोत से ही जो है वो आया है, ठीक है। लेजिटिमेट सोर्स को जब हम दिखाते हैं, काला धन जब अर्जित करते हैं, उसके बाद उसको एक लेजिटिमेट सोर्स से दिखाते हैं कि हमें जो है ये वाइट मनी में जब हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो क्या क्या इलेजिटिमेट मीन्स या फिर इलीगल मीन्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, आर्म्स स्टीलिंग है, करप्शन है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है। ये कई तरीके से जो है इलीगल मीन्स या फिर इलेजिटिमेट सोर्स से जो है हम लोग धन को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम इसको एक लेजिटिमेट सोर्स का बना देते हैं या फिर हम इस काले धन को वैध बना देते हैं, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो यही अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेफिनेशन को देखें, ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आपराधिक गतिविधि से प्राप्त आय को उनके अवैध मूल को छुपाने के लिए, ठीक है, छुपाने के लिए जो है उसको जो है वैध बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको ये नहीं दिखाया जाता कि ये जो है हमने अवैध रूप से इसको जो है इस धन को जो है अर्जित किया है। तो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेफिनेशन है, और इसमें जो है माना जाता है कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब होता है जितनी भी जो इल्लीगल मनी होती है, ठीक है, इल्लीगल मनी जो भी है उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, जो फॉर्मल फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मार्केट है उसमें हम लोग जो है वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है कि जितने भी जो फंड्स जो हमने जो इंजेक्ट कर दिया है फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, तो अब उसकी जो उसके ओनर कौन है उसको छुपाया जाता है, वो कहाँ से, वो किस सोर्स से आया है उसको छुपाया जाता है। तो इसका मतलब है उस पर जो है उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है, उस पर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उसके जो है वहाँ पे उसके ओनर का पता नहीं होता, उसके सोर्स का पता नहीं होता। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। जब भी वो जो है जो धन जो है वो फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट में उसको चला गया, वहाँ पे उसके ओनर का नहीं पता है, उसके सोर्सेस का नहीं पता है, ठीक है। अब वो एक लेजिटिमेट इकोनॉमी का हिस्सा है और जो इसके ओनर्स जो होते हैं वो उसको एज क्लीन मनी यूज़ कर सकते हैं। वो कहीं पे भी जो है उसको एज क्लीन मनी कुछ किसी भी अपने ट्रांजैक्शन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हमने बात की मनी लॉन्ड्रिंग की। अब हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइबर क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं जो आजकल जो करेंसी जो होती है या फिर जो मनी जो है वो डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टोर हो गई है। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो चल गई हैं, तो इससे जो है इंटरनेशनल क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डार्क वेब पे, ठीक है। डार्क वेब पे जो है इंटरनेशनल क्राइम्स या फिर जो है ड्रग डीलिंग है, आर्म्स ट्रेड है, इन सब की गतिविधियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक पैसा मतलब यहाँ बैठ के पैसा जो है वो कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इससे जो है इलीगल एक्टिविटीज़, साइबर क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं डैमेजेस फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। हमारे जो वित्तीय क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो काले धन को जब सफ़ेद किया जाता है या फिर जो है उसको लेजिटिमेट सोर्स से दिखाया जाता है, तो हम उसे कहाँ इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, वो हम फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर ही इंजेक्ट करते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है उसकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वही जो है पूरे क्राइम और करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो यही जो फाइनेंशियल सेक्टर है, यही जो है ये काले धन को जो है ये लेजिटिमेट सोर्स बना रहा है। यही जो है ये जो हमारी जो ब्लैक मनी है, ठीक है, इसको जो है डाइवर्ट कर रहा है अलग अलग सोर्सेस में, जिससे कि क्राइम, करप्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे जो है पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा जो है वो रियून होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर, आय वितरण जो है उस पर भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ये अनुमान लगाना कि कितना नुकसान हो रहा है आय वितरण पे, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो है यहाँ पे हमने नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है। ब्लैक मनी जो है यहाँ पर जो है ये जो इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको और ज़्यादा जो है वो गैप को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इससे जो है क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे जो है टैक्स इवेजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, टैक्स इवेड हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली टैक्स बर्डन जो है वो आम लोगों पे आता है। तो जिससे क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व में कमी होती है, ठीक है। तो जितनी भी जो ब्लैक मनी होता है ऑब्वियसली उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता, जिससे कि सरकार का जो रेवेन्यू लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर जो है हमारी इनकम जो है वो लो होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो कि सरकार के पास जो पैसा होता है अपने खर्चे के लिए, ठीक है, वो नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, तो फिस्कल डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इनकम जनरेट जो हो रही है वो
ब्लैक मनी से उस पर कोई भी जो है वहाँ पे टैक्स नहीं दिया जाता, जिससे कि जो सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होता है। तो उससे क्या होगा, उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट की जो है वो बोरोइंग बढ़ेगी। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ेगी मार्केट से, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे कि हमने बात किया था, वहाँ पे मार्केट में फ़ंड नहीं बचेगा, जिससे कि क्या होगा, मार्केट में उनके लिए फ़ंड नहीं होगा, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा होगा, जिससे कि हमारे अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं, अगर टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में अगर कमी आती है तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं सरकार के द्वारा, जितनी भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाती है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे कि जो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर पे भी जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, ठीक है, विदेशी पूंजी प्रवाह में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। ऐसा देश जहाँ पे कि पता हो कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, या फिर जो मनी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उस देश की जो रेपुटेशन जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे अपना पैसा लगाने से जो है वो कतराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये एक ग्लोबल लेवल पे काम करती है, जो कि जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या फिर तो उनको जो है उनको ग्लोबल लेवल पे जो है कॉपरेट करके ऐसे केसेस को डील करती है। तो FATF जो होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है इवेलुएट करती है, और उसके बाद जो है उनको जो है रैंकिंग देती है, ठीक है। तो AML स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, उस पर जो है अलग अलग तरीके से जो है इन पैरामीटर्स पे जो है इवैल्यूएट करती हैं। और ये देखा गया था कि जब FATF ने ठीक है पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा था, उसके बाद से जो है पाकिस्तान में जो है वहाँ पे तो जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान जो है वहाँ पे उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट पे उसके पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इसका सीधा असर जो है उसके बिजनेस पे और उसके इन्वेस्टमेंट पे पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो भी जो है वहाँ पे कम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे किल्स कंपटीशन, ठीक है, प्रतियोगिता को जो है यहाँ पे मारता है। जब ब्लैक मनी कहीं पे आती है, ठीक है, कि तो फाइनेंशियल मार्केट में जब ब्लैक मनी को इंजेक्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसको अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे बाद में जो है उसको यूज़ किया जाता है एज क्लीन मनी। तो उसको जो है कई सारे जो है बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनीज़ के स्टेक्स, ठीक है, अलग अलग कंपनी के स्टेक्स को भी एक्वायर करने के लिए जो है यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में भी जो यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंपनीज जो होती हैं उसके स्टेक्स लिए जाते हैं, और बाद में जो है जितने भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको जो है ब्राइब्स दी जाती हैं और अपनी तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो बनवाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो पूरी मार्केट का जो कंपटीशन है उसको भी ख़त्म करता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे सोशल कॉस्ट, ठीक है, इसकी सोशल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मोरल और सोशल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी जो है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आर्म्स डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि जो यहाँ का यूथ जो है, ठीक है, यहाँ का यूथ जो है वो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाता है। इनकम इनइक्वालिटी देखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसकी सोशल कॉज भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि जो लेजिटिमेट बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग ब्लैक मनी लेकर के आ रहे हैं उनको सिर्फ अपना पैसा वाइट करना है, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड प्रॉफिट, उन्होंने अपना प्रॉफिट पहले ही बना लिया है। तो यहाँ पे जो लेजिटिमेट बिजनेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और बाद में जो है वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण जैसी समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है।
लोग अपनी जो है मनी की पावर से, मसल पावर से जो है यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, कि यहाँ पर जो है ऐसे बहुत ज़्यादा जो है जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आजकल बहुत ज़्यादा चुन करके आने लगे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार द्वारा आखिर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। धन शोधन निवारण अधिनियम, तो इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके केसेस को जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक्स हो गए हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इन सभी को जो है एक एडवाइजरी दी गई है कि जितने भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, और जितने भी जो जिसके द्वारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो जितनी भी जो आइडेंटिटी है क्लाइंट्स की और जितने भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसकी वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर ही जो है एक एजुकेटिंग अथॉरिटी को भी सेटअप किया गया है, ठीक है, जिसका कि काम होता है कि जितना भी जो अगर कोई भी PMLA के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको जो है अटैच करना या फिर कन्फिस्केट करने का काम करना, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही जो है PMLA के अंतर्गत जो है एक एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी सेटअप किया गया है, जो कि जितनी भी जो PMLA के अंतर्गत जितने भी जो केस जो है एजुकेट हो जाते हैं उसके बाद उनकी अपील के लिए काम करता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके साथ साथ जो है इसमें एक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स का भी सेटअप किया गया है, जो कि जितने भी जो पनिशेबल ऑफेंस है PMLA के अंतर्गत, ठीक है, उसको ट्राई करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो ये जो कोर्ट है, ठीक है, ये जो स्पेशल कोर्ट है जो कि PMLA के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है, तो इसके पास राइट होता है कि वो अगर कोई भी जो है यहाँ से अगर कोई भी बाहर चला गया है व्यक्ति, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंडर कोई भी बाहर चला गया है तो उसके या फिर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो उसके सारे जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, वो भी उनसे बाहर की कंट्री से जो है वो मांग सकता है। तो PMLA के अंतर्गत जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो है बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, ठीक है, फेमा एक्ट 2000, जिसके अंतर्गत जितनी भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इंडिया की उसको मेंटेन करना, उसके मेंटेनेंस करने का कार्य है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कि बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन करेंसी को जो है वो इकट्ठा कर लेता है। तो ये सारे केसेस देखने के लिए भी जो है यहाँ पे मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मतलब कि जो है ब्लैक मनी जो है कहीं फॉरेन करेंसी के रूप में तो अर्जित नहीं किया किसी ने, ठीक है, तो ये सब केसेस के लिए देखने के लिए भी जो है फेमा एक्ट को बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो दूसरों के नाम पे जो है कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं, तो उसके तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है तो उसको भी पनिशमेंट का यहाँ पे प्रावधान है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। इसके अंतर्गत जितनी भी जो ब्लैक मनी है, ठीक है, जितनी भी जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट है या फिर जितनी भी जो ब्लैक मनी किसी ने अर्जित की है, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पर उसके अंतर्गत जो है उसको लेकर के आया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, ठीक है, तो वो तो हमने बात की लीगल फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय। तो यहाँ पर जितने भी जो केसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी को अटैच करना, कन्फिस्केट करना प्रॉपर्टी को, वो कार्य होता है। इसके बाद है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये हम कह सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है, जो कि कौन हेड करता है, इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको बनाया गया था वर्ष 2004 में और ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जिसका कि कार्य होता है जितनी भी जो इंटेलिजेंस है
ठीक है। जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, उसको एनालाइज करना और फिर बाद में जो है अलग अलग एजेंसी तक उसको पहुंचाना। ठीक है। तो जितनी भी जो संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको एनालाइज करने का काम किसका होता है, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का होता है। तो इसके साथ साथ जो है ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि जितने भी जो केसेस हैं उनको जो है अच्छे से उनका इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडिया इज़ अ फुल टाइम मेंबर ऑफ FATF। ठीक है। भारत FATF का भी सदस्य है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो FATF है, ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है। जो कि जितनी भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ के द्वारा जितने भी, या फिर हम कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस होते हैं उसको कम्बैट करने के लिए बनाई गई है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया जो है वो अपनी जो है भागीदारी दे रहा है जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटा जा सके। तो इसके बाद हम देखते हैं आखिर इसमें हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेटा शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा जो है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डेटा शेयरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि जो है मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस को ट्रैक किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंजेंट KYC नॉर्म्स। ठीक है। कड़े KYC मानदंड होने चाहिए ताकि जितने भी जो लोग हैं वो कौन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उन जो भी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं तो जो भी व्यक्ति उसे कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि जो है ब्लैक मनी की समस्या को हम लोग ब्लैक मनी की समस्या से निपटने में हमें मदद मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल लिटरेसी है या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से जो है घबराते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो यहाँ पे लोगों को इसके लिए जो है लिटरेट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस तरीके से जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है वो अलग अलग तरीके से जो है उसको धन का जो है शोधन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। और इसके लिए जो है केवल यहाँ पे केवल नेशनल लेवल पे कार्य नहीं हो सकता, नेशनल लेवल इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ जो है कोऑपरेट करना होगा तभी हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या से जो है निपट सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या जो है वो निपटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे देश में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, हम उसको पा सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिटीजन चार्टर, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। सिटीजन चार्टर की सीमाएं क्या हैं, साथ ही इसे और प्रभावी बनाने के उपाय भी सुझाएं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सिटीजन चार्टर या फिर नागरिक चार्टर होता क्या है। तो सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों को जो है अलग अलग तरीके की सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जब नागरिक जो होते हैं वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उन्हें कई बार जो है बहुत सारी कठिनाइयों या फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उन डे टू डे प्रॉब्लम का सामना करने के लिए, ठीक है, उसको जो है उससे निपटने के लिए जो है यहाँ पे सरकार द्वारा जो है सिटीजन चार्टर लेकर के आया जाता है या फिर किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एक सिटीजन चार्टर जो है वह निकाला जाता है। तो सिटीजन चार्टर होता क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जितने भी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने मिशन के बारे में बताते हैं, उनके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या मूल्य हैं उसके बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है जो उनके जो सेवाओं के मानक जो हैं उनकी घोषणा करते हैं कि जो जितने भी जो सिटीजन्स हैं वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो जो है एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो जो है अगर उनके पास कोई शिकायत होती है तो वो किसके पास जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ये दस्तावेज होता है जो कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो भी डिलीवर करते हैं उसके बारे में ये सारे दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो है सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट किसने किया था, वो यूके में जो है जॉन मेयर ने किया था। ठीक है। जॉन मेयर ने किया था वर्ष 1991 में 1991 में, ताकि जितनी भी जो पब्लिक सर्विसेज दी जा रही हैं वहाँ पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके।
तो इसके 6 प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, ठीक है। इसके 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, हम या फिर कह सकते हैं 6 प्रिंसिपल्स हैं इसके। सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जितने भी जो इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक जवाबदेही सिद्ध करनी होगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या रूल्स अपनाए जा रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, या फिर अगर कोई भी ग्रीवेंस होती है तो उसको किस तरीके से उसका निवारण किया जाता है, कोई भी शिकायत का, ठीक है। तो इन सभी में एक पारदर्शिता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। सेवाओं का एक मानक होना चाहिए, ठीक है, कि हम उससे क्या, कि उस ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह की सर्विसेज जो है हमें उपलब्ध कराएगी। और अगर वो जो है स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते तो हमारे पास क्या क्या जो है हथियार हैं, हम कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद है क्वालिटी, ठीक है, कि क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास है चॉइसेस, ठीक है। इसमें होता है कि लोगों के पास जो है अलग अलग तरीके की चॉइसेस जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। और फिर है ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायतों का सुधार होना चाहिए, जितनी भी शिकायतें हैं उसका जो है निवारण होना चाहिए। तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैक ऑफ अडेरेंस, ठीक है, इसका पालन का अभाव है। बहुत सारे आज भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स ऐसी हैं जहां पर कि आज भी कोई भी सिटीजन चार्टर जैसा डॉक्यूमेंट जो है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वहां पे जो भी सिटीजन चार्टर में लिखा गया है उसके जितने भी प्रोविजंस होते हैं उस पर किसी भी प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनट्रेन्ड स्टाफ, अप्रशिक्षित कर्मचारी वहाँ पे होते हैं। जितने भी जो ऑपरेटिव स्टाफ है या फिर हम कह सकते हैं सुपरवाइजर स्टाफ है, उनके पास जो है कोई किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को जो है यहाँ पे पता ही नहीं होता कि उनके पास जो है क्या क्या हथियार उपलब्ध हैं। अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो कहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लोगों के बीच जो अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ये एक वन टाइम एक्सरसाइज, जो एक बार का जो है यहाँ पे एक्सरसाइज के रूप में इसे देखा जाता है कि एक बार जो है इसको अगर जो भी शुरुआती दौर में जो है इसको बना दिया गया है, वही थ्रू आउट जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होती है वही चलता रहता है। लेकिन जैसे समय के साथ जो है समय में बदलाव आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में भी बदलाव आता है, लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार का रिवीजन नहीं देखा जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिव है, गैर भागीदारी है। इसमें जो भी सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए बनाया गया है, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन होता है उनसे जो है किसी भी प्रकार से जो है कंसल्ट किसी भी स्टेज पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इम्प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जितनी भी जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो रखी जाती हैं, कई बार जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रखी जाती हैं। स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रख दिए जाते हैं। जो नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं, जिससे कि जो पूरे इसको सिटीजन चार्टर के जितने भी जो प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके बाद है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जितने भी जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड नहीं होते इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती इसको पालन करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी सीमाएं हैं इसमें। तो हम इसमें से क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिसको कि हम इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले है वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्स अलग अलग हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के हम कह सकते हैं गोल्स अलग अलग हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है उसके लिए हम लोग केवल एक ही सिटीजन चार्टर को लेके नहीं चल सकते। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर यूनिट के लिए जो है अलग अलग चार्टर को बनाना होगा, ठीक है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से संबंध रखे, जो कि अलग अलग जितनी भी जो रीजन्स हैं लोकल लेवल पे वहाँ की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। इसके बाद है वाइड कंसल्टेशन विद सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये नागरिकों के लिए बनाया जाता है तो नागरिकों का कंसल्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एनजीओज़ हैं, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं, उनको कंसल्टेशन, उनका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्टेज पे जितने भी जब भी फॉर्मुलेट किया जा रहा है, हर स्टेज में जो है उनका कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है वाइडर पब्लिसिटी, व्यापक प्रचार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो है लोगों को पता हो कि हम लोग के मतलब कि हमें पता हो कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
रियल गोल्स एंड स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, ठीक है। वास्तविक लक्ष्य और मानक होने चाहिए, टू हाई नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होने चाहिए, एक फर्म कमिटमेंट होना चाहिए। और ठीक है, और जितनी भी जो हमारे जो इनमें हम कह सकते हैं कि जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, गोल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। रेमेडीज़ क्या क्या है, पेनल्टीज़ क्या क्या होंगी, कंपनसेशन क्या देना है, ये सारे जो है प्रोविजंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक इवोल्यूशन, आवधिक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार बना दिया, समय के साथ साथ जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है उसके स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो है वो और बेहतर होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ जो है इसको बार बार जो है इसको इवैल्यूएट करके इसको रिवाइज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सिटीजन चार्टर है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिव बनाती है और जो है सिटीजन फ्रेंडली बनाती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।